बहराइच की, जहां पर आदमखोर भेड़िए ने एक घर में सो रही 2 बच्चियों पर हमला किया। भेड़िए ने दोनों बच्चियों की गर्दन पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, तो वहीं वन विभाग की टीम छठे भेड़िए को दबोचने की तैयारी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि आदमखोर भेड़ियों का खौफ अब खत्म होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। नहीं थमा भेड़िए का आतंक। बहराइच में भेड़िए की दहशत बरकरार। रात के अंधेरे में मासूम पर हमला। कब खत्म होगी गैंग्स ऑफ भेड़िया की कहानी? जिस दहशत की शुरुआत बहराइच में 2 महीने पहले हुई, वो अब तक थमी नहीं। 5वां भेड़िया पकड़े जाने के बाद गांव वाले उस छठे भेड़िए की तलाश में हैं, जो संभवतः भेड़िया गैंग का मास्टरमाइंड हो सकता है। यही वजह है कि गांव वाले लगातार रात में पहरेदारी कर रहे हैं, शोर मचाकर आसपास के लोगों को आगाह कर रहे हैं, ताकि भेड़िया किसी और को अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग देखिए किस तरीके से ये बंधों पर चढ़कर, बंधे के पास जो नदी का इलाका है वहां पर ये तलाश कर रहे हैं आदमखोर भेड़िए की। आप देख सकते हैं इसकी मेहनत जो है वो इसलिए हो रही है कि कोई अपना उनका शिकार न हो जाए आदमखोर भेड़िए का। और ये लोग लगातार इसी तरीके से पूरे इलाके में सर्च करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं। ये हालांकि फॉरेस्ट विभाग की टीम तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन गांव के लोगों में जो जागरूकता फैलाई है अधिकारियों ने, प्रशासनिक अमले ने, फॉरेस्ट विभाग ने, इस तरीके से कि आपको रात में जागना है और सुरक्षा करनी है, तो ये मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। अगर इन्हें जरा से भी आहट मिलती है कि कोई जानवर है, चाहे वो जंगली जानवर हो या भेड़िया हो, ये तुरंत उसकी मूवमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं और उसे भगाने का प्रयास करते हैं कि वो इस गांव में न आने पाए। गोले दागते हैं, पटाखे दागते हैं, आवाज करते हैं, सीटियां बजाते हैं, तमाम तरह के प्रयास करते हैं कि वो ढोल या आवाज से वो जो भेड़िया है वो भाग जाए। बहराइच की ये कहानी किसी हॉरर सिनेमा की तरह बार बार करवट ले रही है, क्योंकि एक तरफ जहां गांव वाले लोगों को भेड़ियों के हमलों से सावधान रहने के लिए पहरेदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भेड़िया एक नए हमले की प्लानिंग कर रहा था। और फिर अचानक वो खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि मैकूपुरवा में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर मासूम पर हमला कर दिया। भेड़िए का ये हमला उस वक्त हुआ जब बच्ची अपनी मां के साथ चारपाई पर सोई हुई थी। मैसी तहसील का ये स्वास्थ्य केंद्र है मैसी, जहां पर अभी एक बच्ची को भर्ती कराया गया था। उसकी हालत सीरियस है, उसे अब बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। देखिए ये एम्बुलेंस है। इस बच्ची पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया था और मैं ये कहूंगा कि ये दिखलाए, देखिए यहाँ पर पूरी फोर्स मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है यहाँ पर। और उस बच्ची को जो कि घायल हुई है, जिसके गले पर अटैक किया है आदमखोर भेड़िए ने, उस बच्ची को यहाँ से देखिए ये बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। और इस बच्ची के गले पर आज माना जा रहा था कि आदमखोर भेड़िया हमला कर सकता है, और वही हुआ जिसका डर था। लगातार पूरी कॉम्बिंग चल रही थी वो कहीं लोगों पर अटैक न कर दे, वो एग्रेसिव ना हो जाए, और डर जिसका डर था वही हुआ। वो ये देखिए इसी एम्बुलेंस में वो घायल बच्ची अब मेडिकल कॉलेज जा रही है, क्योंकि उसके गले पे इंजरी है। जिस बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया है, मैकूपुरवा में माना जा रहा था आज कि आदमखोर भेड़िया अटैक कर सकता है, और वही हुआ। इसी एम्बुलेंस से बच्ची आई है और यहाँ मैसी में उसका इलाज हुआ। उसके बाद इसको बहराइच मेडिकल कॉलेज यहाँ के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है कि इस बच्ची की हालत सीरियस है। हालांकि बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन भेड़िए के हमले में जो उसे चोटें आई वो ये साबित कर रही हैं कि भेड़ियों का हमला कितना घातक है। बागमती से। अच्छा, कितना बड़ा रहा है? 10 साल की हमारी। क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? सुमन नाम है। सुमन। तो कैसे बचा के लाई हुई यहाँ? सड़क पर चिल्लान बिटिया हमारे से सब दौड़ बच्चा सब हमारे पिताजी नहीं सब 2 साल की हुई है सर। इस हमले में लड़की को बेहद गंभीर चोटें आई है। यही वजह है कि उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मैं रात के 2 बजे इस वक्त
मैं इसी तहसील के स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूं और यहाँ पर एक बच्ची आई है 10-12 साल की, जिस पर भेड़िए ने हमला किया, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे काफी दूर तक खींच ले गया। सारा प्रशासनिक अमला मौजूद है और उसका इलाज चल रहा है। इनसे डिटेल से पूछेंगे कि क्या घटना हुई है आज इस इलाके में। ग्राम पंचायत महबूबपुरवा के गलीलपुरवा मजरे पे जो है घटना घटी है और ग्रामवासियों की जो सतर्कता रही है, जो जागरूकता रही है, उसका परिणाम है रहा है कि मतलब जिस तरीके से उसने अटैक किया है, अटैक करने के बाद गांव के लोगों ने उसे दौड़ाया, फिर उसको छोड़ के भागना पड़ा। यदि गांव के लोग उतने जागरूक नहीं रहे होते और प्रशासन की टीम जो वहाँ पे प्रतिदिन निगरानी कर रही है, 24 घंटे निगरानी कर रही है, यदि वो नहीं होते तो शायद ये परिणाम आपके सामने कुछ और दुखद घटना के रूप में। जगह पे बच्ची पे हमला हुआ, कितनी उम्र होगी इसकी? बच्ची की उम्र लगभग 12 साल के आसपास है। बच्ची महबूबपुरवा से लाई गई थी, नाम उसका सुमन है। उसको एंटीरियर एस्पेक्ट पे लेसरेटेड वुंड और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे लेसरेटेड वुंड पाया गया है, जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हायर सेंटर भेज दिया गया है। कहाँ भेजा उसको? मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा गया। यानी अभी भी बहराइच में दहशत का अंत नहीं हुआ है। सवाल यही है कि आखिर प्रशासन के इतने भारी लाव लश्कर के बीच आखिर कैसे भेड़िया बार बार हमला करने में कामयाब हो रहा है। यही वजह है कि अब प्रशासन के सामने उस छठे भेड़िए को शिकंजे में कसने की जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, जो घात लगाकर गांव वालों को अपना निशाना बनाने की फिराक में बैठा है। तो वहीं लखनऊ के चिन्हट में गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया। आसपास के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, 2 नाबालिग को डिटेन किया और इस पूरे मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सूरत के बाद लखनऊ के गणपति पंडाल पर पथराव के बाद इलाके में तनाव। 2 नाबालिगों पर पत्थरबाजी का आरोप। पहले गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल पर पथराव किया गया, खूब बवाल कटा। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अब एक और मामला लखनऊ से सामने आया है। लखनऊ के चिन्हट में एक घर में गणेश जी की प्रतिमा पर पत्थर फेंकने का आरोप लगा है। पथराव के बाद गणपति के पास रखा कलश खंडित हो गया। पत्थरबाजों की इस हरकत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। अभी इसमें जांच करी जा रही है। उनका आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों द्वारा ये घटना कारित करी गई है। इस पर भी जांच करी जा रही है। जो भी होगा, जिसका भी दोष होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये पत्थरबाज लोगों की आस्था पर बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की शांति और सद्भावना पर चोट पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। घटना ये हुई कि हम 7 तारीख को हमने बप्पा को अपने घर में लाकर स्थापना की थी। उसके बाद जो है ये समस्या आई कि हम लोग अब जैसे आरती करेंगे तो गाना तो बजाएंगे ही। गाना बजा रहे थे तो जिस दिन हमने मूर्ति रखी उस दिन कुछ नहीं हुआ। उसके दूसरे दिन से रोज अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे थे ये लोग। उसके बाद आज हम यहाँ मंदिर पे भंडारा था तो हम यहाँ थे। हमारी बेटी, हमारी वाइफ और हमारे छोटे भाई की बिटिया थी, वही सब 4 लोग थे और हमारे घर में तुरंत पथराव ने कर दिया, जिसके कारण हमारा कलश और पूजा खंडित हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अब दोनों आरोपियों से इस पत्थरबाजी का असल मकसद पता लगाने के लिए पूछताछ हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि धार्मिक आजादी वाले देश में कैसे संकीर्ण मानसिकता पनप रही है। तो देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में साइबर क्राइम के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है और इस मिशन के साथ अमिताभ बच्चन जुड़ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। साइबर जुर्म मिटाने को आए बिग बी। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा मिशन। लोगों को अलर्ट करेंगे बिग बी। साइबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बड़ा मिशन शुरू किया है और इस मिशन से जुड़े हैं अमिताभ बच्चन। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
देखिए, देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर अपराध, जी हां, साइबर क्राइम, ये चिंता का विषय है। अमिताभ बच्चन गृह मंत्री अमित शाह के निवेदन पर इस अभियान से जुड़े हैं, जिसके लिए अमित शाह ने अमिताभ बच्चन का शुक्रिया अदा किया। उधर अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो साइबर क्राइम के खिलाफ अभियान में सक्रिय योगदान देंगे। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर अपराध, जी हां, साइबर क्राइम, ये चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रहा है। गृह मंत्री महोदय के आग्रह पर मैं भी इस अभियान से जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब साथ मिलकर इस समस्या से देश को मुक्त बनाएं। हमारी थोड़ी सी समझदारी और सावधानी हमें साइबर अपराधियों से बचा सकती है, और ये मैं आपको समय समय पर याद दिलाता रहूंगा। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। जय हिंद। आज देश में 95 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 20.27 डीजी डेटा का उपयोग कर रहे हैं। 35 करोड़ जनधन खाते हैं। लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का लेन देन डिजिटल माध्यम से करते हैं। दुनिया भर की डिजिटल लेन देन का 46% भारत में हो रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ साथ डिजिटल धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास हर दिन 7,000 से अधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इतना ही नहीं, साइबर क्राइम देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा खतरा साबित हो रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने साइबर ठगी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुख्ता प्लान तैयार किया है। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। ये हैं सस्पेक्ट रजिस्ट्री, साइबर कमांडो, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर और कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म। साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। गृह मंत्रालय 1930 हेल्पलाइन को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहा है। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के जवानों को सिलेक्ट किया गया है, जो साइबर कमांडो कहलाएंगे। और अब बिग बी यानी अमिताभ बच्चन भी साइबर क्राइम के खिलाफ इस मिशन में सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। अमिताभ बच्चन लोगों को साइबर क्राइम के प्रति सचेत करेंगे, साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। साइबर क्राइम के नए नए रूप सामने आ रहे हैं और बेहद शातिराना अंदाज में इसे अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार की ओर से भी बड़ी मुहिम छेड़ दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे वॉर की, जहां पर जेलेंस्की ने मॉस्को को टारगेट बनाया है। जेलेंस्की ने मॉस्को पर हमला भी किया, लेकिन हमले के बाद जेलेंस्की को बचाने की नौबत आखिरकार क्यों आई? कैसे यूक्रेन के ड्रोन कमांडर की एक गलती ने जेलेंस्की को अपनी जान बचाने पर मजबूर कर दिया? इस स्पेशल रिपोर्ट में पुतिन का अगला टारगेट आपको हैरान कर सकता है, इसलिए रिपोर्ट देखिए। जब पुतिन सो रहे थे तब मॉस्को में ये हुआ। इस धमाके पर जेलेंस्की के नए ऑर्डर की छाप लगी हुई है। इस धमाके में पुतिन को फिर से बेइज्जत करने वाला इरादा नजर आ रहा है। क्या ये धमाका रूस और नेटो के बीच सीधे युद्ध की शुरुआत कर सकता है? क्या ये धमाका पुतिन और बाइडेन के बीच सीधी टक्कर की वजह बन सकता है? हमला सुबह 4 बजे के करीब हुआ। देखिए बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। ये मॉस्को रीजन का रेमेंस्कोय इलाका है और यहां तक पहुंच गया जेलेंस्की का किलर ड्रोन। हमला एक रिहायशी इमारत पर हुआ है। फ्लैट्स के अंदर आग लगी हुई है और यहां लोगों के जख्मों पर यूक्रेन के ऑपरेशन मॉस्को की छाप साफ नजर आ रही है।
Ну, страшно. Первый мы, когда услышали взрыв, это был на Спортивной, то есть и то, думаю, господи, долетел. Второй дрон прилетел уже сюда, то есть, конечно, мы были в шоке, что еще рядом, еще второй раз. И пока я просто переходила между комнат, как раз слышала, вот летел это третий, но это было очень громко и взрыв, ну, очень мощный. Но у нас вот выбило даже, ну, все окна и дверь балконную прям вот так, и через эти щелки залетело стекло, вообще в комнату было. Так что, ну, ужасно, конечно. इस हमले में एक महिला की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की सभी इमारतों को खाली करा लिया गया। 26 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने रूस के सारातोव पर 9/11 जैसे हमला किया था, जब यूक्रेन का एक ड्रोन 38 मंजिला बिल्डिंग से जा टकराया था। अब 10 सितंबर को ज़ेलेंस्की का एक और ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गया और इस धमाके को अंजाम दिया। कीव से मॉस्को की दूरी करीब 800 किलोमीटर है, यानी साफ है कि ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने 800 किलोमीटर की उड़ान भरकर पुतिन की राजधानी पर हमला किया है। यह ऐसा फासला है जिसके लिए ज़ेलेंस्की के पास लॉन्ग रेंज ड्रोन है। मॉस्को में रिहायशी इमारत में धमाके की दहशत सुबह भी देखी जा सकती है। बिल्डिंग का हाल देखिए और ज़ेलेंस्की के ड्रोन की पावर को समझिए। इस वीडियो में आप बिल्डिंग को हुए नुकसान को समझ सकते हैं। ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो पता चलेगा कि 7वें फ्लोर से टॉप फ्लोर तक धमाके का बड़ा असर पड़ा है। इस 17 मंजिला इमारत के ऊपर के 10 फ्लोर पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ऊपर से 10 फ्लोर देखिए, यहाँ यह आधी बिल्डिंग ड्रोन से तबाह हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का ड्रोन 13वीं मंजिल से जाकर टकराया और फिर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे पूरा रूस हिल गया। Ну, было 4 часа ночи, я услышал, как это вертушка, и я открываю занавеску, она прямо в здание перед глазами, да. Я это все видел, да. И взял семью и побежал на улицу. Вот, в принципе, и все. А вы на каком этаже живете? 16-й. А это на 12-й, там на 4 этажа выше. Жесть, это жесть, ребят. ज़ेलेंस्की के इस हमले से पहले पुतिन ने नेटो को किस तरह डराया, इसकी रिपोर्ट भी देखने लायक है, क्योंकि इसी में पुतिन की वॉर स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। लातविया और रोमानिया, 2 नेटो देशों ने कहा कि पुतिन के ड्रोन बॉम्बर्स ने उनके इलाके में घुसपैठ की है। रोमानिया ने कहा कि रूस का एक ड्रोन उसकी हवाई सरहद में ट्रैक किया गया और उसे रोकने के लिए रोमानिया ने फौरन अपनी वायुसेना के F-16 लॉन्च किए। रोमानिया और यूक्रेन के बीच 650 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इससे पहले भी रोमानिया ने दावा किया है कि रूस के ड्रोन उसके इलाके में घुसपैठ करते रहे हैं। वहीं एक और नेटो देश लातविया का दावा है कि रूस को ईरान से मिला शाही ड्रोन, जो विस्फोटक से लैस था, वो उनके इलाके में पहुंचा है। ये ड्रोन लातविया और बेलारूस बॉर्डर के करीब एक गांव में गिर गया। Protams, ka tas, ko mēs šeit redzam, ko mēs secinām, un tas kārtīgi reiz mums atgādina, ka mēs dzīvojam jaunā realitātē. Realitāte, kas, protams, jau kādu laiku ir klātesoša, ka mums ir kaimiņos agresoru valsts, tā ir Krievija, ar savu satelītu valsts, kas ir Baltkrievija. Un līdz ar to, protams, kad šī jaunā realitāte ir tā, kad karš ir tuvu arī mūsu robežām. Un tas ir apliecinājums gan šeit mums, gan šobrīd Rumānijai, Polijai un principā NATO valstīm kopumā. ये पुतिन के तेवर हैं, जो नेटो को काउंटर करने के लिए पुतिन हमेशा दिखाते रहते हैं। लेकिन लातविया और रोमानिया में पुतिन के ड्रोन घुसे, तो क्या इसका जवाब ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक से दिया है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है क्या नेटो ने ही ज़ेलेंस्की को उकसाया कि वो मॉस्को पर हमला करें? सवाल है कि क्या रूस को घर में घुसकर मारने वाला प्लान नेटो और अमेरिका बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की के इरादों को मजबूत करने के लिए रोमानिया ने शुरू से ही यूक्रेन की मदद की है और अब पेट्रियट सिस्टम को लेकर ज़ेलेंस्की ने ऐसी खबर दी है जिसका लिंक रोमानिया से है। Вже чітке рішення Румунії щодо системи Петріот для України. Це рішення ухвалене на всіх рівнях. Я дякую за нього. Ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні. І це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні.
तो वहीं दिल्ली में एम्स से लेकर के लखनऊ के केजीएमयू तक हॉस्पिटल में सुपर बग का खतरा सामने आया है। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश के 21 बड़े अस्पतालों में सुपर बग मिला है। ओपीडी, वार्ड और आईसीयू में इंटरनेशनल सुपर बग कैटेगरी के बैक्टीरिया मिले हैं। अस्पताल में दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से डिस्पोज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सही से डिस्पोज नहीं किया गया तो इससे इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में देश के 21 बड़े अस्पताल में सुपर बग पाया गया। इसमें ओपीडी से लेकर वार्ड और आईसीयू तक शामिल है। आईसीएमआर की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वहीं डॉक्टर्स ने इसे लेकर आगाह किया है, क्योंकि सुपर बग का सबसे बड़ा खतरा एंटीबायोटिक को लेकर है। सुपर बग के हमले से बॉडी में एंटीबायोटिक दवाएं ठीक से काम नहीं कर पाती। ऐसे में एहतियात बहुत जरूरी है। जब रिपोर्ट देखते हैं तो आपको जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ और आपने उसके लिए अपना यूरिन सैंपल दिया है, तो उस सैंपल के अंदर देखा जाता है कि किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको है और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। आजकल जैसे रिपोर्ट्स में देखा जाता है कि बहुत तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है, मतलब उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं कर रही है। देश के बड़े अस्पतालों में सुपर बग कैटेगरी की बैक्टीरिया मिलने से डॉक्टर चिंतित हैं। हॉस्पिटल में आईसीयू, ओपीडी और वार्ड में मिला सुपर बग। आईसीएमआर की ARRSN की सालाना रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। देश के 21 बड़े हॉस्पिटल में सुपर बग कैटेगरी के बैक्टीरिया मिले हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी इलाज के लिए पहुंचती है। दिल्ली एम्स, गंगाराम और चंडीगढ़ का पीजीआई भी शामिल है। यूपी में लखनऊ का केजीएमयू भी इस लिस्ट में शामिल है। आईसीएमआर की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीज के तीमारदारों के नमूने भी लिए गए थे। ये डेटा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच का है। अस्पताल पहुंचे करीब 1 लाख मरीजों के सैंपल लिए गए। खून, मलमूत्र, पस, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी से CSF नमूने लिए गए। जांच में घातक बैक्टीरिया और सुपर बग की पहचान की गई। करीब 10 तरह के घातक बैक्टीरिया मिले हैं। 10 तरह के बैक्टीरिया इंटरनेशनल सुपर बग कैटेगरी के हैं। बॉडी में सुपर बग का अटैक होने पर सबसे ज्यादा असर इम्यून सिस्टम पर पहुंचता है। ऐसे में एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की सलाह है कि दवा लेते समय एहतियात बरतें। कि जब भी एंटीबायोटिक आप लें तो आप डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लें। एंटीबायोटिक का कोर्स आप पूरा कंप्लीट करें। अगर 3 डेज बोला है, 5 डेज बोला है, ऐसा नहीं कि आपने एंटीबायोटिक शुरू की और स्टॉप कर दी। जो ये सुपर बग की बात कर रहे हैं, इसका कारण भी यही है कि कई बार इस तरह के बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स फिर काम करना बंद कर देती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप बहुत ही सहजता से करें और डॉक्टर से बात करके करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2017 में एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को सुपर बग घोषित किया था। ऐसे में देश में 21 बड़े अस्पतालों में सुपर बग कैटेगरी की बैक्टीरिया मिलने से डॉक्टर्स की चिंता काफी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ